बच्चों, तो फिर मैं आप सभी के लिए लेके आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड धमाल मचाने। जैसे मैं आपको 5 और 4 9 चैप्टर में 12th का डाल चुका हूँ, आपके लिए 10वां चैप्टर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डालने जा रहा हूँ। पूरा फिजिकल डाल चुका हूँ, ऑर्गेनिक भी लगभग डाल चुका हूँ। अब इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक ए ब्लॉक बहुत जल्दी एक दिन में मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बस फटाफट देखिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th वालों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और 12वीं बोर्ड जो CBSE के है, चाहे बिहार बोर्ड के है चाहे CBSE बोर्ड के है, उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वैसे ही मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन डाला है कि और सिंपल क्वेश्चन डाला है कि जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे और वो क्वेश्चन सिर्फ आपको याद करने हैं बच्चों। वो क्या है क्वेश्चन? तो सबसे पहला तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का नाम है। चलो धन्यवाद, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को धन्यवाद देते हैं। पहला पूछेगा व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? फिर पूछा गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और डबल सॉल्ट में अंतर पूछा गया है। देखो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। तो पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है डेफिनेशन पढ़ी। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि समय कम है, आप लोगों के पास भी मेरे पास भी। तो ऐसा कुछ करना है कि याद करना है, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर डेफिनेशन पूछा जाएगा बच्चों तो कहेंगे कंपाउंड, क्या बोलेगा? एक कंपाउंड, वो कंपाउंड फॉर्म्ड जो बनते हैं, किससे बनते हैं? कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं? कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बाय द कॉम्बिनेशन, किसके कॉम्बिनेशन? 2 और मोर सिंपल कंपाउंड, 2 या उससे ज़्यादा साधारण कंपाउंड जब मिलते हैं, जो मिलते हैं अभिच मतलब जो रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन सॉलिड एंड सॉल्यूशन स्टेट बट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब ये हुआ बच्चों कि ऐसे कंपाउंड जो बनते हैं 2 या उससे ज़्यादा सिंपल साधारण कंपाउंड के मिलने से बनते हैं और जिसकी आइडेंटिटी पहचान पत्र आइडेंटिटी किस में रहती है? सॉलिड में रहती है और सॉल्यूशन स्टेट में रहती है, दोनों में रहती है। जिसकी आइडेंटिटी सॉलिड में भी रहेगा और सॉल्यूशन स्टेट में भी जिसकी आइडेंटिटी रहती है बरकरार, वही कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कि एक कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, 2 या उससे ज़्यादा सिंपल कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से विच जो बनते हैं उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान सॉलिड में भी और सॉल्यूशन में, दोनों में रिटेन मतलब बरकरार रहती है, दोनों में अपनी आइडेंटिटी को, पहचान को बना के रखता है, वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है बच्चों। चलो लिख लिया जाए। अब क्या है बच्चों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का परिभाषा लिख देना, जो ऊपर लिखा वो यहाँ पे लिख दिया। क्या लिखा? ए कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल कंपाउंड विच रिटेन्स आइडेंटिटी इन सॉलिड एंड सॉल्यूशन बोथ स्टेट बोथ इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो परिभाषा है वो परिभाषा यहाँ पे लिखना बच्चों। डबल सॉल्ट में क्या लिखना रे, क्या लिखना? बस ये भी कंपाउंड है, ये भी कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं, 2 और मोर सिंपल कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी 2 या उससे ज़्यादा सिंपल कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। डबल सॉल्ट भी 2 या उससे ज़्यादा सिंपल कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। लेकिन इसमें कहा गया, कोऑर्डिनेशन में कहा गया, ये सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन में दोनों में अपनी आइडेंटिटी बना कर रखता है। लेकिन डबल सॉल्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में ही अपनी आइडेंटिटी को बना कर रखता है, सॉल्यूशन में नहीं। सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को ये खो देता है। कौन? डबल सॉल्ट। तो ये बोला है कि ये कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल कंपाउंड विच इज स्टेबल इन सॉलिड स्टेट ओनली। मतलब सॉलिड स्टेट में ही सिर्फ केवल अपनी आइडेंटिटी को ये बना कर रखता है, सॉल्यूशन में ये ध्वस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, इसके नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, नेक्स्ट में इन सॉल्यूशन पानी में डाल दोगे, इसको पानी में मिला दोगे तो इट ब्रेक्स इनटू कंस्टिट्यूएंट आयन, ये अपने अलग अलग आयन में टूट जाते हैं बच्चे। कौन?
डबल शॉर्ट। लेकिन जो सॉल्यूशन जो देखिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे बच्चों, ये सॉल्यूशन में दे डू नॉट ब्रेक इनटू कंस्टिट्यूएंट आयन। सॉल्यूशन में डालिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट आयन में नहीं टूटते हैं, जबकि डबल शॉर्ट जो है सॉल्यूशन में डालने पर इट ब्रेक्स इनटू कंस्टिट्यूएंट आयन। ये सॉल्यूशन में मतलब पानी में मिलाने पर इट ब्रेक टूट जाते हैं इनटू कंस्टिट्यूएंट आयन, अलग अलग आयन में टूट जाते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं टूटते हैं कब सॉल्यूशन में डालने पे, यही अंतर है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में बड़ा ही सिंपल अंतर है। एक तो बोलिएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसे ही बोल सकते हैं कि दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन स्टेट बोथ, मतलब दोनों में उसकी अपनी आइडेंटिटी रहती है। लेकिन बच्चों डबल शॉर्ट में क्या है कि सॉलिड स्टेट में तो उसकी आइडेंटिटी रहती है, लेकिन सॉल्यूशन में जाने पे उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। दे वो इन सॉल्यूशन इट ब्रेक्स और टूट जाते हैं इनटू कंस्टिट्यूएंट आयंस। तो फटाफट बच्चों इस दोनों को लिख लिया जाए। चलिए उसके बाद फिर हम आगे तक चलते हैं बच्चों। तो जैसे कि डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ छोटे छोटे शब्द है, उसका आप लोग को डेफिनेशन आपको याद रखना है, क्या किसको क्या कहते हैं। बड़ा आसान है बच्चों। पहला है सेंट्रल मेटल एटम या आयन। सेंट्रल मेटल किसको कहते हैं। दूसरा है लिगेंड किसको कहते हैं, और तीसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं, और चौथा है बच्चों इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN किसको कहते हैं। तो सेंट्रल मेटल की बात करते हैं, सेंट्रल मेटल सेंटर में मेटल। तो भैया वैसे एटम या आयन विथ विच डेफिनिट नंबर ऑफ लिगेंड्स are attached in a definite geometry are called central metal atom या आयन। माने वैसे एटम और आयन जिससे एक निश्चित संख्या में लिगेंड जुड़े रहते हैं, एक ऐसे मेटल एटम या आयन जिसके चारों ओर एक निश्चित संख्या में डेफिनिट नंबर ऑफ लिगेंड्स जुड़े रहते हैं। वही लिखा हुआ है डेफिनिट नंबर ऑफ लिगेंड्स आर अटैच्ड, जुड़े रहते हैं इन डेफिनिट ज्योमेट्री। तो एक ज्योमेट्री बनाते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, चाहे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, चाहे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। वही बोला है कि सेंट्रल में सेंटर में बीच में रहेगा, सेंटर मतलब बीच में। तो वैसे एटम हो रहा है बीच में रहेगा, चारों क्या रहेंगे लिगेंड रहेंगे, चारों क्या रहेंगे जुड़े रहेंगे, लिगेंड रहेंगे और लिगेंड जुड़े रहेंगे, और लिगेंड जुड़ेंगे तो एक ज्योमेट्री देंगे, डेफिनिट ज्योमेट्री, माने टेट्राहेड्रल चाहे स्क्वायर प्लेनर चाहे ऑक्टाहेड्रल। तो उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। द एटम और आयन विथ विच मतलब जिससे डेफिनिट नंबर ऑफ लिगेंड्स आर अटैच जुड़े रहते हैं इन डेफिनिट ज्योमेट्री, एक जो डेफिनिट ज्योमेट्री में आर कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम आयन। ओके अब देखो लिगेंड्स क्या होते हैं। तब यहाँ तो लिख ही दिया है कि वही लिगेंड्स का मतलब कि सेंट्रल मेटल के एटम के चारों ओर जो जुड़े रहते हैं ना, उसी को हम लिगेंड्स कहते हैं भाई जी। तो मॉलिक्यूल और आयंस विच आर बाउंड मतलब बंधे हैं, जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, सेंट्रल मेटल से जुड़े हैं। और सेंट्रल मेटल जो जुड़े हैं तो मॉलिक्यूल और आयंस विच आर बाउंड, वैसे मॉलिक्यूल और वैसे आयन जो विच मतलब जो आर मतलब बाउंड मतलब बंधे हैं, किससे बंधे, सेंट्रल मेटल एटम से बने हैं। तो कहते हैं लिगेंड कहलाते, सिंपल सी बात है। सेंट्रल मेटल के चारों ओर जो जुड़े रहते हैं वो लिगेंड ही तो होता है। तो मॉलिक्यूल आयन जो विच आर बाउंड जो बंधे हैं किसी सेंट्रल मेटल वो लिगेंड कहलाते हैं। और यहाँ लिखा इन द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी आर कॉल्ड लिगेंड। हाँ सेंट्रल मेटल लिगेंड दोनों साथ साथ जो रहते हैं ना, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर होता है। ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया। तो मॉलिक्यूल और आयन विच आर बाउंड टू द सेंट्रल एटम आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी आर कॉल्ड लिगेंड। ओके बच्चों, अब है थर्ड डेफिनेशन, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। बड़े नंबर नाम है नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अरे
तो टोटल नंबर, क्या बोला, टोटल नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है टोटल नंबर। किसका नंबर, बोलो बोलो बोलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो यहाँ नंबर है, यहाँ भी नंबर है, यहाँ कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेट है। तट कोऑर्डिनेशन नंबर का परिभाषा याद करना है, बड़ा सिंपल, 1 मिनट के अंदर याद हो जाएगा, मेरे साथ बने रहिए। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम फॉर्म्ड बाय लिगेंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अरे सेंट्रल मेटल के चारों ओर लिगेंड्स जो होते हैं ना, वो टोटल जो कुल जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उसकी संख्या जोड़ दोगे ना तो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कहलाएगा टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स अराउंड सेंट्रल मेटल, क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम फॉर्म्ड बाय लिगेंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। बोल फिर से, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स अराउंड सेंट्रल मेटल, क्या बोला, अराउंड सेंट्रल मेटल फॉर्म्ड बाय लिगेंड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, पर हिंदी में लिख देना, नहीं समझ में आया तो कुछ समझ में आई क्या होगा, आज समझ में। अरे सेंट्रल मेटल के चारों ओर जो कुल जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं लिगेंड के द्वारा, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या है, सेंट्रल मेटल के चारों ओर जो लिगेंड बनाता है, हो गया काम खत्म। फॉर्म्ड बाय लिगेंड, जो लिगेंड बनाता है सेंट्रल मेटल के चारों ओर, सेंट्रल मेटल के चारों ओर कुल संख्या, कैसे संख्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या, वो लिगेंड जो बनाता है सेंट्रल मेटल, वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है बच्चों। ओके चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गया, सेंट्रल मेटल भी हम लोग समझ गए बच्चों, लिगेंड भी समझ गए, कोऑर्डिनेशन नंबर भी समझ गए। अब हम समझेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या समझेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये क्या है, अरे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो रेसिडुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with the central metal atom after gaining किसका गेनिंग, इलेक्ट्रॉन from donor atom of ligand is called as effective atomic number। देखो ज़रा डीप में तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि समय कम है, आपके पास ही मेरे पास भी करना कम है, क्योंकि आपको अभी एग्जाम का तैयारी करवाना है हमको। EN का मतलब होता है कि जो लिगेंड जो चारों होता है ना सेंट्रल मेटल के चारों ओर, लिगेंड जो सेंट्रल मेटल के चारों ओर होता है, तो सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है और लिगेंड जो चारों ओर होता है उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। तो सेंट्रल मेटल का अपना भी कुछ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, और प्लस में लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन देता है ना, सब मिला को जोड़ दोगे बच्चों तो वह इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो वही बात याद रखा कि जो रेसिडुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर इलेक्ट्रॉन है क्या, विद द सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर गेनिंग, मैंने गेन मतलब लेने के बाद, क्या इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, किससे, फ्रॉम डोनर एटम ऑफ लिगेंड, लिगेंड का जो डोनर एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो टोटल इलेक्ट्रॉन जो बचता है उसी को होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसका फार्मूला भी होता है EN में क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक फार्मूला है, ये Z जो है बच्चों वो है एटॉमिक नंबर। क्या है बच्चों, ये आपको है एटॉमिक नंबर है, और ये ऑक्सीडेशन नंबर है +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो EN का फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं बच्चों, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ज़्यादा पर मैं नहीं जा पाऊंगा, बस इतना याद कर लीजिए, EN इक्वल Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो फटाफट इसको उतार लो बच्चों। फिर से आओ, एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर। फिर ऑब्जेक्टिव बताऊंगा थोड़ी देर में, ऑब्जेक्टिव उधर लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेंट्रल मेटल और लिगेंड जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उसको जो है ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, उसी को कलेक्टिवली बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब सेंट्रल मेटल और लिगेंड आपस में जुड़े होते हैं और दोनों को एक स्क्वायर ब्रैकेट में दिखलाते हैं और सभी को मिला कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स अटैच टू इट, लिगेंड जिससे जुड़े हुए हैं और सभी को इनक्लोज, मतलब उसको एक ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिए गए हैं, उस सबको एक कलेक्टिवली, मतलब सेंट्रल मेटल लिगेंड सबको मिला को कलेक्टिवली कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके चलो, आयोनाइजेशन स्फीयर, क्या बोलो, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर वाला आयन विच आर आउट जो बाहरी होता है, आउट किसके आउट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउट हो, द आयन विच आर आउट ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर विच कैन बी आयोनाइज्ड
जो आयोनाइज किए जा सकते हो, नाम है आयोनाइजेशन, विच कैन बी आयोनाइज, ऐसे द आयन विच इज आउटसाइड कोंडेंसेशन स्फीयर एंड विच कैन बी आयोनाइज, जिसको आयन में कन्वर्ट किया जा सकता है, आयन में बनाया जा सकता है, वो कहलाता है कौन, आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। चलो बच्चों, अब है फटाफट एक्सप्लेन होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो का मतलब है सेंट्रल मेटल के चारों ओर, ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल के चारों ओर एक ही तरह के डोनर ग्रुप लिगेंड रहे, वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप, तो होमोलेप्टिक हो जाएगा बच्चों। अब मोर देन, क्या बोला, मोर देन अगर वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप हो जाएंगे, एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो हेट्रो, क्या हेट्रो। होमो मतलब एक ही तरह के लिगेंड होंगे तो होमो, और एक से ज़्यादा होंगे तो हेट्रो। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ सेंट्रल मेटल है, चारों ओर 6 लिगेंड है तो होमो हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट के चारों ओर 4 अमोनिया है, 2 क्लोरीन है तो हेट्रो हो जाएगा। मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड हो गया तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बता दिया, सेंट्रल मेटल लिगेंड दोनों को मिला के उसके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहरी जो पार्ट होता है, आयन जो आयोनाइज हो जाते हैं वो आयोनाइजेशन स्फीयर कहलाते हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल के चारों एक ही तरह के लिगेंड हो तो होमोलेप्टिक होते हैं, एक से ज़्यादा अगर लिगेंड हो तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी दिया बच्चों। चलो तो फटाफट इसको लिख दिए। चलिए अब इधर आ जाइए, अब हम लोग बात करते हैं डिफाइन बाइडेंटेट लिगेंड। किसको, बाइडेंटेट लिगेंड। बाई मतलब दो, बाई मतलब दो, बाई मतलब दो, दो अगर डोनर ग्रुप, क्या टू डोनर एटम, क्या बोला, वैसे लिगेंड जिसके पास क्या हो, टू डोनर एटम्स, वो कहलाते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। क्या कहलाते हैं, बाई, ए लिगेंड विच हैज 2 डोनर एटम्स इज कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड। इसका एग्जांपल एक याद कर लीजिएगा, ईएन इथिलीन डायमाइन का फुल फॉर्म है बच्चों। इथिलीन 2 कार्बन हो गया, 2 एमाइन हो गया, इथिलीन डायमाइन, ये इसका 2 डोनर ग्रुप है। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब है वैसे लिगेंड जिसके 2 डोनर एटम में 2 डोनर ग्रुप हो बच्चों, तो कहलाता है बाइडेंटेट लिगेंड। चलो तो वैसे में ऑब्जेक्टिव आती सब्जेक्टिव दिया है जो आप याद कर सके, और जो सिंपल है और वो पूछने का चांस 99% है बच्चों, वो आप देख लेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव में कुछ बता देंगे तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे बच्चों। ऑब्जेक्टिव में देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन के फॉर एफिशिएंट 6, के फॉर एफिशिएंट 6 है बच्चों, तो याद कर लो 2, कितना है 2, आपको निकालना बताइए कि ये -1 है तो -1 × 6 तो -6 हो जाएंगे, या +1 × 4 तो +4, तो -6 + 4 ये +2 आ जाएगा बच्चों, तो अपने याद कर लीजिए, देख लीजिएगा। चलो ये देखो, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयरन इन के फॉर एफिशिएंट 6 पूछा गया है, तो याद कर लेना बच्चों D2sp3, याद कर लेना हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयरन इन के फॉर एफिशिएंट 6 कितना है, D2sp3 है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इसके बारे में पूछा है के फॉर एफिशिएंट 6 क्या है, डबल सॉल्ट नहीं, एसिड नहीं, बेस नहीं, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कौन है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है के फॉर एफिशिएंट 6। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द ज्योमेट्री ऑफ NiCO4, याद करना टेट्राहेड्रल, क्या करना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री NiCO4 का। फिर आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक में याद रखिएगा Zn+2, याद कर लीजिएगा पक्का। ये जब कोऑर्डिनेशन का बाउंड है थोड़ा भारी चैप्टर, लोग पढ़ते नहीं हैं, और आप लोग क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन दे रहा वो तो याद कर लीजिएगा ना। चलिए, विच वन इन द फॉलोइंग ट्रांसलेट डायमैग्नेटिक, याद रखिएगा Zn+2, क्या है Zn+2। फिर यहाँ पे आ जाइए, द ऑक्सीडेशन नंबर, क्या लिखिएगा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO4 क्या होगा, तो 0, ये पूछा गया सब, ये बिहार में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डाल रहा हूँ मैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO4 तो 0 याद रखिएगा। फिर ऑल लिगेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल लिगेंड्स आर लिविस एसिड, नहीं लिविस बेसिस, क्या है लिविस बेसिस है सबके सब, जितने भी लिगेंड होते हैं ना लिविस बेस होते हैं, लोन पेयर देने वाले होते हैं। तो फटाफट इसको भी उतार लो तुम लोग, ऑब्जेक्टिव है और सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव बच्चों, और ये इतना जरूर कम से कम मैं दे रहा हूँ उसको पक्का कर लीजिएगा, बाकी आप जो करना है करते नहीं। दूसरी बात है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपके भले के लिए, आपकी अच्छाई के लिए बता रहा हूँ कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ये सब कर लीजिएगा बच्चों। तो फटा ऑब्जेक्टिव चल रहा है, द कंपाउंड हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो बच्चों ये है NiCO4 2- है,
ये कही कि PdCl4 2 माइनस में दिया, गलत है, ये होता नहीं आंसर में ये है बच्चों, NaCl4 2 माइनस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है बच्चों। चलो IUPAC नेम ऑफ H2PtCl6 है बच्चों, क्या होगा, ये वाला आंसर है। यहाँ प्लैटिनेट 4 है और हाइड्रोजन हेक्साक्लोरो हो जाएगा, प्लैटिनेट 4 है वो ठीक है। कहीं आपको अगर हेक्साक्लोराइडो प्लैटिनेट क्लोरो की जगह क्लोराइडो भी हो सकता है, तो घबराइएगा नहीं, बाकी और सब ठीक है। इसमें तो क्लोराइडो तो है लेकिन प्लैटिनम 4 दिया जो गलत है, तो ये ठीक है। हेक्सक्लोरो कहीं क्लोराइडो भी रहता है चलेगा, हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइडो प्लैटिनेट 4 ठीक है बच्चों। चलो विच इज पैरामैग्नेटिक इन द फॉलोइंग, तो इसमें ज़रा नहीं, इसमें डी में देखना होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कॉपर +2 होगा बच्चों, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी में कॉपर +2 में बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनायनिक लिगेंड, एनायन निगेटिव, तो निगेटिव में से F- है, ये F- होगा बच्चों। अमोनिया तो न्यूट्रल है, CO न्यूट्रल है, इथिलीन डायमंड भी न्यूट्रल है, तो एनायन में निगेटिव वाला F- निगेटिव है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है। चलो अब हम लोग ये उतार लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, विच कम्प्लेक्स हैज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपको याद ही कर लीजिए, ऐसा रहेगा क्वेश्चन। Fe2O6Cl2 याद रखिए, Fe2O6Cl2 याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बैठिए बच्चों, इन द कंपाउंड लिथियम टेट्राहाइड्राइडो अल्मोनेट, इसको अगर LiAH4 है, ये कंपाउंड है वाला, ये वाला, तो उसमें बड़ा लिगेंड कौन है, तो हाइड्राइड कौन है बच्चों, हाइड्राइड, ये हाइड्राइड याद रखिएगा बच्चों, हाइड्राइड लिगेंड है। द ऑक्सीडेशन स्टेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ आयरन इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स Fe2O5 NOSO4 को बच्चों हम लोग ब्राउन Fe2O5 NOSO4 को ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चों वो +1 याद रखिएगा, ये +1 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में Fe2O5 NOSO4 फार्मूला है, इस फार्मूला में अगर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो +1 है। फिर नेक्स्ट है IUPAC नेम ऑफ Na3CuNO2 का होल 6 का क्या होगा, तो नाम तो मालूम है क्या है, सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्टेट 3 होगा, 3 इसका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका पूरा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको दिखा दीजिएगा। चलिए इधर देख लीजिए, चलो ये हो गया बच्चों। अब क्या बच्चों इसको हो गया, तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैंने वीडियो बना दिया है, और थोड़ी देर में आपको P ब्लॉक D ब्लॉक भी मिल जाएगा आप सही बच्चों को, जो 12th वाले बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं। इस प्रकार से पूरा आपको 12th वाले जो भी बच्चे हैं, 12th के जो भी बच्चे हो, सारा पैकेज मैंने 12th का सारा चैप्टर प्ले लिस्ट में भी डाल दूंगा, एक साथ पूरा वीडियो रहेगा, सारा चैप्टर का वीडियो रहेगा। अभी तो मैं डाल रहा हूँ, कल मैं 9 चैप्टर डाला हूँ, 10 आज डाल दूंगा, 2-3 और डाल दूंगा, तो लगभग पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा 12th वाले बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, ओके, मिलते हैं फिर। कि जैसे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों कि फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड गिव रीजन, पूरे कारण बताओ कि फॉर्मिक एसिड जो है एसिडिक, फॉर्मिक एसिड जो है ज्यादा एसिडिक किससे, एसिटिक एसिड से, मतलब फॉर्मिक एसिड जो है ज्यादा अम्लीय है किस एसिटिक एसिड से, उसका रीजन पूछा जाएगा। या पूछा जाएगा बच्चों कि विटामिन सी जो होता है कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, या उधर में कुछ क्वेश्चन लिखे हैं कि 4-5 लिख दिया हो कि ये जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं, कारण पूछा जाता है, कारण। तो मैं डाल रहा हूँ, इसको आप लोग फटाफट याद कर लीजिएगा मेरे साथ। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि फॉर्मिक एसिड जो है बच्चों वो मोर एसिडिक है देन एसिटिक एसिड गिव रीजन। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला जानते हो HCOOH, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला जानते हो CH3COOH, H+ निकल गया तो बन गया फॉर्मेट आयन बच्चों, और इससे H+ निकल गया तो बन गया एसिटिक आयन। इसमें क्या लिखा गया है देखो कि एसिटिक एसिड कंटेन्स एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिथाइल ग्रुप दैट इज +I ग्रुप। एसिटिक एसिड में कौन सा ग्रुप है, देखो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है कि नहीं है, तो ये मिथाइल ग्रुप क्या करता है, डीस्टेबलाइज। स्टेबलाइज का उल्टा, स्टेबलाइज मतलब स्टेबिलिटी देना, डीस्टेबलाइज मतलब उल्टा, मतलब वो स्टेबिलिटी देगा, कहीं अनस्टेबल करेगा, ये डीस्टेबलाइज करेगा, किसको डीस्टेबलाइज करेगा, कंजुगेट बेस। इसका करेगा एसिटिक एसिड को। जो मिथाइल ग्रुप है एसिटिक एसिड से जो कंजुगेट बेस एसिटिक आयन बना है, ये जो मिथाइल ग्रुप है वो उसको डीस्टेबलाइज कर देता है, तो जिसकी वजह से ये इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि स्टेबल तो हर कोई होना चाहता है, अनस्टेबल तो कोई होना नहीं चाहता है, शांत हर कोई होना चाहता है, अशांत और व्याकुल और बेचैन तो कोई भी नहीं होना चाहता है बच्चों। तो ये जो है
इसमें जाना नहीं चाहता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि ये CH3 जो मिथाइल ग्रुप है वो प्लस I ग्रुप है और इस सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रहा है, इसीलिए ये कम एसिडिक है बच्चों। और जो फॉर्मिक एसिड है वो ज्यादा एसिडिक है। इसीलिए मैं आसान शब्दों में बोल रहा हूँ कि एसिडिक एसिड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिथाइल ग्रुप होते हैं, दैट इज प्लस I ग्रुप होते हैं। वो क्या करते हैं? डीस्टेबलाइज। क्या करते हैं? डीस्टेबलाइज। किसको? कंजुगेट बेस ऑफ एसिडिक को डिस्टेबलाइज कर देते हैं। इसीलिए जो फॉर्मिक एसिड है बच्चों, फॉर्मिक एसिड है वो मोर एसिडिक दैन किससे? मोर स्ट्रांग एसिडिक एसिडिक एसिड। चलो फटाफट आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकते। क्यों नहीं किया सकते? बड़ा सिंपल सी बात है। क्योंकि विटामिन सी जो होते हैं जो वाटर सोलेबल इन वाटर होते हैं एंड इज एक्सक्रीट, बाहर निकल जाते हैं यूरिन के द्वारा। दैट इज व्हाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ये स्टोर नहीं किया सकते बॉडी में। क्यों नहीं किया सकते हैं? क्योंकि ये वाटर सोलेबल होते हैं, पेशाब के द्वारा निकल जाते हैं। तो विटामिन सी को बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो मैं बोल रहा हूं विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इज सोलेबल इन वाटर एंड बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन मतलब पेशाब होता है। दैट्स व्हाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन याद करो, 4 क्वेश्चन। अच्छा बच्चों तो फिर एक दो क्वेश्चन और, दो क्वेश्चन इधर देखो। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्या बोला? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। ये भी बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड का बड़ा हिट लिस्टेड क्वेश्चन है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। तो फिनॉल ऑर्थो पे एनो लग गया बच्चों। यहाँ पे क्या है? OH तो फिनॉल बेंजीन फिनॉल है, ऑर्थो लग गया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया बच्चों। OH है, बगल में मिथॉक्सी लग गया तो ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल है बच्चों। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लिखा है स्ट्रक्चर, ये ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल लिखा है बच्चों। तो ये बोला है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। क्यों? तो देखो इसमें NO2 ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा? NO2। इसमें लगा हुआ OCH3 ग्रुप। तो NO2 जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच ज्वाइंट ग्रुप होता है। एक माइनस I भी है और माइनस R ग्रुप दोनों शो करता है। और जबकि OCH देखो ये जो है बच्चों माइनस I भी और माइनस R भी, जबकि OCH3 जो है बच्चों माइनस I और प्लस R करता है। इसमें दोनों खींचने वाला है, इसमें एक खींचता है कि देता है। तो अब जरा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, आपको याद करवा रहा हूँ कि NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इसमें इट इज माइनस I माइनस R ग्रुप है इस वाले में। वाई OCH3 ग्रुप जो माइनस I है और प्लस R है, इसकी वजह से जब प्लस आर होगा दोनों माइनस है, इसी की वजह से माइनस I और माइनस R ग्रुप की वजह से जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। बस सिंपल सी बात है। उसमें जो NO2 माइनस है माइनस R दोनों शो करता है। इसमें जो माइनस है प्लस R, यहाँ पे प्लस हो जाता है जिसकी वजह से एसिडिटी कम हो जाती है। बस ये बात लिखना, कुछ कितना देर लगेगा? 2 मिनट लगेगा। याद कर लो क्या दिक्कत है। चलो अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। जी बिल्कुल, अल्कोहल पानी में घुलता है ज्यादा हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में। क्यों ज्यादा घुलता है? तो बड़ा आसान सा इसका जवाब है कि अल्कोहल जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड किसी वाटर के साथ। और पानी में कोई सब्सटेंस तभी घुलेगा जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बनाता है, इसीलिए पानी में घुलता है। हाइड्रोकार्बन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसीलिए वो पानी में नहीं घुलता है। तो solubility of alcohols in water is due to their ability to form hydrogen bond. क्या बोल रहा? हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, while hydrocarbon do not form hydrogen bond with water। और अल्कोहल बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ, हाइड्रोकार्बन नहीं बनाता है। इसीलिए जो बनाएगा वो पानी में घुलेगा। तो अल्कोहल जो है अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पानी के साथ, इसीलिए वो घुलता है किसमें? पानी में। जबकि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, इसीलिए पानी में नहीं घुलते हैं। बस
4 क्वेश्चन रीजनिंग टाइप कर दिया। आप लोग फटाफट इसको चारों को याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे छोटा छोटा वीडियो भी डालेंगे ताकि आपको 5-10 मिनट का वीडियो डालेंगे, हम देख सकें। ओके बच्चों, ठीक है।